Hello students, welcome to the part 6 of chapter 2 that is structure of atom. अगर आपने पार्ट 5 वॉच किया है या उसको देख लिया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या होते हैं। उसके बाद और जो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स थे। इसके बाद हमने बात की थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से पहले हमने ये बात की थी कि जो रदरफोर्ड का मॉडल होता है उसमें कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। उन ड्रॉबैक्स को खत्म करने के लिए बोहर ने कुछ डेवलपमेंट्स का यूज किया था, जैसे कि डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो वेव लाइक और मेटल लाइक दोनों तरीके से क्या कर सकती है, बिहेव कर सकती है। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड थे, सॉरी बोहर थे, उन्होंने उसके वेव नेचर को यूज किया था। सेकंड उन्होंने बताया था कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं एटम के अंदर, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज का मतलब होता है कि उनकी जो एनर्जी होती है वो इंटीजर मल्टीपल में होती है। ठीक है, इसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में आपको बताया था और फिर उसकी प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो सबसे अहम प्रॉपर्टी है वो है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। उनको ट्रेवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेलोसिटी होती है वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। ठीक है, तो इस पार्ट के अंदर अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव लाइक नेचर में उसकी वेव मोशन की बात करते हैं कि जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एज ए वेव कंसिडर किया है तो उसकी मोशन क्या होती है, मतलब वो मूव कैसे करती है। तो आइए देखते हैं वेव मोशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है या वेव्स जो होती हैं, दे प्रोपेगेट इन द फॉर्म ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट। वो ऊपर नीचे की तरह मूवमेंट करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, जो अपवर्ड हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है और ओरिजिनेटेड पॉइंट से, ठीक है, उसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। और जो ओरिजिनेटेड पॉइंट से नीचे की डाउन तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रफ बोलते हैं। दो सक्सेसिव ट्रस्ट या ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको वेवलेंथ बोला जाता है। ठीक है, तो क्रेस्ट क्या होता है, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड ट्रफ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड ट्रफ। ठीक है, तो आप इसको देख कर बता सकते हैं किसी भी वेव के अंदर की क्रेस्ट किसको बोलते हैं और ट्रफ किसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव मोशन। कि जब कोई भी वेव मोशन करती है तो उसमें हमें बहुत सारी टर्म्स देखनी पड़ती हैं। अगर हमें उस वेव को डिफाइन करना है तो हमें कुछ टर्म्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई भी, जैसे अगर आप कोई भी सब्सटेंस ले लो, जैसे कोई बॉडी है और वो मूव कर रही है, तो उस बॉडी की मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए आपको डाटा की जरूरत पड़ती है कि भाई वो किस स्पीड से मूव कर रही है, उसके अंदर कौन सी एनर्जी है, कितनी एनर्जी है, उसके अंदर जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन है वो कितना है। ठीक है, ये सारी टर्म्स ऐसे ही हम वेव के लिए यूज करते हैं, लेकिन वेव के लिए अलग अलग टर्म्स आते हैं। जैसे आपका आ गया वेवलेंथ, आ गया फ्रीक्वेंसी, आ गया वेलोसिटी, आ गया एम्पलीट्यूड, आ गया वेव नंबर, आ गया। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स हम यूज करते हैं किसी भी वेव को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, वेव की नेचर बताने के लिए कि क्या है उसके अंदर, उसकी एनर्जी कितनी होगी, ये सब बताने के लिए हमें उसकी कॉमन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं सबसे पहले वेवलेंथ की। तो जो वेवलेंथ होती है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लैम्डा इज ऑलवेज यूज फॉर द वेवलेंथ ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और आप सिंपली वेव कह सकते हैं क्योंकि
जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो कहीं पर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लिखा हुआ मिलेगा और कहीं पर वेव लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको सिंपल ये याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसी को वेव भी बोला जा रहा है, ठीक है। कभी आप ये कहो कि हमें तो वेव की वेवलेंथ के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेव के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन ऐसा नहीं है। जो वेव होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ही फॉर्म है, ठीक है। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और टफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, या आप कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट और सक्सेसिव ट्रफ और क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के लिए वेवलेंथ जो मोस्टली गिवन होती है वो नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में गिवन होती है। तो और नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको बहुत सारे कन्वर्जन फैक्टर याद करने हैं, जैसे 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और जो वेवलेंथ होती है उसकी जो यूनिट होती है वही लेंथ की यूनिट, जो लेंथ की यूनिट होती है वही वेवलेंथ की यूनिट होती है, क्योंकि वेवलेंथ इज ए लेंथ यूनिट, जो लेंथ एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, कुछ भी इसमें यूनिट हो सकती है, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर, ओके। और नेक्स्ट, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू, एक ये भी ग्रीक अल्फाबेट होता है न्यू। तो क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट इन यूनिट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि किसी भी एक गिवन पॉइंट से गुजरने वाली जो वेव्स होती हैं यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट मतलब 1 सेकेंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं और इसको हम न्यू से डिनोट करते हैं। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, सॉरी, यूनिट की जो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो साइकिल पर सेकंड या सिंपली पर सेकंड हो सकती है, या सेकंड इनवर्स। और इसको किसने डिस्कवर किया था, हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसकी यूनिट को हम हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में एच जेड करके लिखते हैं। तो 1 Hz इज इक्वल टू 1 सेकंड इनवर्स, ठीक है। जो 1 हर्ट्ज होता है वो 1 सेकंड इनवर्स के बराबर होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म दैट इज वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। जब कोई भी वेव होती है 1 सेकंड में वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वही उसकी वेलोसिटी होती है। वेव की जो वेलोसिटी होती है उसको हम सिंपली सी से डिनोट करते हैं, क्योंकि जो वेव होती है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, तो इसलिए जो लाइट की स्पीड होती है वही वेव की स्पीड हो जाती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एम्पलीट्यूड ए। एम्पलीट्यूड आपने जब हमने वेव मोशन बताया था उसी में देखा है, इट इज द हाइट ऑफ ए क्रेस्ट और थ्रो ऑफ ए वेव एंड इट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए। एम्पलीट्यूड जो होता है वो किसी भी वेव की इंटेंसिटी और ब्राइटनेस को मेजर करता है। एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा होगा उस लाइट की ब्राइटनेस या इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड डिटरमाइंस द इंटेंसिटी एंड ब्राइटनेस ऑफ रेडिएशन। ये जो स्टेटमेंट है ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये आने वाले कुछ टॉपिक्स में यूज होने वाली है, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट टर्म दैट इज वेव नंबर। न्यू बार इसको बोलते हैं, न्यू के ऊपर एक हम बार लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड वेव नंबर। तो वेव नंबर इज द number of wavelength in unit length, or it is the equal to the inverse of wavelength is called inverse of the wavelength is called wave number. It is denoted by mu bar, ठीक है। जो वेवलेंथ होती है उसको हम इनवर्स कर देते हैं या उसको हम उल्टा कर देते हैं, तो यू विल गेट द वेव नंबर। वेव नंबर की जो यूनिट होती है वो लेंथ यूनिट के इनवर्स के बराबर होती है। जैसे अगर आपने लेंथ मीटर में की है तो वेव नंबर की जो यूनिट हो जाएगी वो मीटर इनवर्स हो जाएगी। अगर सेंटीमीटर में की है तो वेव नंबर की जो यूनिट हो जाएगी वो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी, और अगर नैनोमीटर में की है तो ये नैनोमीटर इनवर्स हो जाती है, ठीक है।
तो ऐसा यूनिट इज मीटर इनवर्स। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 वेव लेंथ या म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेव लेंथ, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। तो c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ये आपको याद रखना है। किसी भी वेव की अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी की आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ वेव, बट द वेलोसिटी ऑफ द वेव इज कांस्टेंट। तो आपको सिंपली क्या निकालना होता है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है तो वेवलेंथ निकालनी होती है, और अगर वेवलेंथ गिवन होती है तो फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। तो न्यू इज इक्वल टू c/λ, ये आपको याद रखना है, एंड 1/λ इज इक्वल टू न्यू बार। तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता है, c इंटू न्यू बार। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल करेंगे, जैसे ए सर्टेन रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 980 किलोहर्ट्ज, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ब्रॉडकास्ट बाय द रेडियो स्टेशन। तो जो रेडियो स्टेशन है जब वो ब्रॉडकास्ट करते हैं तो वो 980 किलोहर्ट्ज की वेवलेंथ यूज करते हैं। तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सॉरी हमें इसकी वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। तो न्यू इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 980 किलोहर्ट्ज। तो 980 इंटू 10 की पावर 3 को हर्ट्ज में बदल दिया। यू नो दैट न्यू इज इक्वल टू c/λ, या लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c/न्यू, और c की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 दैट इज कांस्टेंट अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 3, एंड व्हेन यू सॉल्व इट यू विल गेट 306 मीटर। तो जो रेडियो स्टेशन था उसने जो कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन इमिट की थी, दैट इज 360 मीटर। ठीक है, 360 मीटर की उसने रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज की थी। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 इंटू 10 की पावर 11 किलो हर्ट्ज। तो पहले तो न्यू इज इक्वल टू दे रखा है, इन्होंने किलो हर्ट्ज में दे रखा है, तो पहले हम उसको हर्ट्ज में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसमें 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कराने के बाद। तो यू विल गेट न्यू इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। और आपको पता है वेव नंबर इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, c इंटू न्यू बार इज इक्वल टू म्यू अपॉन c। तो म्यू की वैल्यू होगी 4 इंटू 10 की पावर 14 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8। जब हम इसको सोल्व करेंगे यू विल गेट 1.33 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स। तो वेव नंबर जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वो 1.33 इंटू 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स हो जाती है। तो इन दो एग्जांपल्स को करने के बाद आपको पता ही चल गया होगा कि जो वेलोसिटी होती है उसको आपको 3 इंटू 10 की पावर 8 हमेशा लेना है। ठीक है, तो आपको अगर वो गिवन नहीं है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ, कि आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है और वहां पर वेलोसिटी के लिए जो वैल्यू है वो आपको खुद ही लेनी है। ठीक है, इसमें आपको बताया नहीं जाएगा कि आपको लाइट की वेलोसिटी की वैल्यू यूज करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, आपको सामने क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है कि डाटा आपके लिए अवेलेबल है, उसमें क्या फॉर्मूला था, हमने इसमें क्या क्या हम कांस्टेंट वैल्यू इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो यही नहीं है कि वो एक ही तरीके की होती है, बेशक कि उनकी वेलोसिटी सेम होती हो, लेकिन उनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, और वो डिपेंड करती है उन रेडिएशंस की एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के ऊपर। ठीक है, तो जब हम किसी भी जो अलग अलग टाइप की रेडिएशंस होती हैं उनको हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी में अरेंज करते हैं। ठीक है, तो जब हम उनको अरेंज करेंगे यू विल गेट ए स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो आपको एक स्पेक्ट्रम मिल जाता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर दिया भी है डेफिनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन in order of increasing order of their wavelength or decreasing order of their frequency is known as electromagnetic spectrum। ठीक है, तो इसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम्स होते हैं, जैसे कॉस्मिक रेज, गामा रेज। तो कॉस्मिक रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है और वेवलेंथ सबसे कम होती है, और जो रेडियो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज,
अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। ओके, और यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम गिवन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर गामा रेज से स्टार्ट कर रखा है, लेकिन गामा रेज से पहले भी इसमें कॉस्मिक रेज आती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो कॉस्मिक रेज वो यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन वो होता है एक्सरेज, यूवी। यूवी और आईआर के बीच में विजिबल रीजन होता है। विजिबल रीजन कौन सा होता है? जैसे आपको जो भी कलर दिख रहा है, जो भी कलर, जिस भी कलर आपको देख पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि जो आपकी आईज है उसकी जो रेंज होती है वो विजिबल रीजन में होती है। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका जो देखने का जो रीजन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, वो विजिबल रीजन में लाई करता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है वो बहुत कम होती है, वो 450 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में हो सकती है। और इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर दे तो ये, और जो यूवी की होती है उसकी भी रेंज बहुत कम होती है, 200 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, लो, तो ये स्पेक्ट्रम देखकर आप कह ही सकते हैं कि जो रेडियो वेव्स होती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।